Now next we are going to start our third qualitative property, that is depression in freezing point. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट RLVP एंड सेकंड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, हम बात करते हैं थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यहाँ सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल होगा, है ना. तो अगर आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्वेंट में अगर आप ऐड कर दो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा हम लोग का, तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा सॉल्वेंट से कम हो जाएगा. टॉपिक तो यही है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. कम हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट. अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान ले हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज T0F. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF. दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सिंबल हमेशा ध्यान रखना, सॉल्वेंट के लिए T0F, सॉल्यूशन का TF लिखेंगे. ठीक है, तो हम यहां पर ये बता रहे हैं कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डिप्रेशन मतलब डिक्रीज हो जाना. मतलब ये है कि आपका T0F बड़ा है TF से. दिस इज, अगर निकालना कितना डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कितना हुआ, तो यहां से हम निकाल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा. वी कैन फाइंड हियर, दिस इज डेल्टा TF होगा and this is equal to, this is T0F minus TF. हायर है ना, दिस इज वैल्यू इज हायर, तो दिस माइनस दिस, इतना से आपका डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट. राइट, तो अब अगर यहाँ हम बात करें कि फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा सॉल्वेंट का, है ना, जब हम ऐड कर देंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. राइट, तो एक बार यहाँ डिफाइन कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फिर हम इसका फॉर्मूला वगैरह भी देख लेंगे, जैसे हम बताए थे आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का. ठीक है ना. तो सबसे पहले यहाँ आप डिफाइन करोगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. तो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट को इस तरह से, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. इससे वाटर ही मान लो आप, तो वाटर का सॉलिड फेज है ना, H2O का सॉलिड फेज और इसका लिक्विड फेज, मतलब वाटर हो गया, आइस हो गया, जब दोनों इक्विलिब्रियम पे होगा. इक्विलिब्रियम पे कब होगा, एट फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, अब इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज आर इक्वल. इक्विलिब्रियम पे है, मतलब यही होगा कि दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. तो यहां लिख सकते हो आप, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू लिक्विड फेज. ठीक है, उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये तो यहाँ दोनों बताया हम, इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों का बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर यहाँ पर ही, या फिर बोलो कि दोनों इक्विलिब्रियम पे होगा. राइट, अब यहाँ डिक्रीज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो पहले हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर हम कर्व भी बना लेंगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो आप, थर्मोडायनामिक्स से कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर पाए, डिक्रीज है ना. तो इंट्रॉपी की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. जैसे मान लो अगर हम पूछे आपको इंट्रॉपी सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, किसका इंट्रॉपी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ मिक्सर होगा आपके पास और सोल्यूट सॉल्वेंट का, तो रेंडमनेस ज्यादा होगा. तो मान लो आप, दिस इज इंट्रॉपी ऑफ सॉल्यूशन, इंट्रॉपी ऑफ सॉल्वेंट इससे कम होगा. अब यहां बात हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का, मतलब दोनों फ्रीज होगा. तो फ्रीज क्या होगा, फ्रीज सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट फ्रीज नहीं होगा. सोल्यूट तो अपना केवल डिसॉल्व हुआ है ना, सोल्यूट मेल्ट नहीं हुआ था. तो यहां पर फ्रीज क्या होगा, फ्रीज आपका सॉल्वेंट होगा. सोल्यूट केवल डिसॉल्व हुआ है, सोल्यूट मेल्ट नहीं हुआ है. ठीक है ना, तो फ्रीज कौन होगा, फ्रीज केवल सॉल्वेंट होगा. यहां भी सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा, यहां भी सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा. ठीक है, तो फ्रीज जब होगा तो बनेगा सॉलिड सॉल्वेंट बनेगा. अब सॉलिड जो सॉल्वेंट होगा उसका एंट्रोपी,
कि दोनों से कम हो जाएगा, सॉलिड फेज का एंट्रोपी कम होता है। ठीक है, तो सॉलिड फेज दिस इज एंट्रोपी ऑफ, बोल सकते हो आप सॉलिड, है ना, या फिर सॉलिड सॉल्वेंट, राइट। तो ये तो बात हुआ एंट्रोपी, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। करेक्ट। अब अगर आप फ्रीज कर रहे हो सॉल्वेंट को, तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा, यहां से यहां चेंज होगा। ये एंट्रोपी चेंज दिखेगा कहां पर, ये आपको डेल्टा एस आपको दिखेगा सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग, है ना, होगा, एंट्रोपी चेंज ये होगा। सॉल्यूशन अगर फ्रीज, हाँ सॉल्यूशन अगर फ्रीज होगा तो एंट्रोपी चेंज ये दिखाओगे आप, और डेल्टा एस सॉल्यूशन। तो यहां से आप बता सकते हो किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो यहां से बोल सकते हो आप कि डेल्टा एस सॉल्यूशन का, डेल्टा एस सॉल्यूशन का ज्यादा होगा डेल्टा एस सॉल्वेंट से। आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, क्या बताया है आपको हम, कि जैसे मान लो आप डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, Q बाई टी, यहाँ पर ये टी क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना। अगर आप लिखते हो इस तरह से, देखो डेल्टा एच यहाँ फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन, नीचे होगा फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। कितना हीट एक्सचेंज हुआ किस टेम्परेचर पर, है ना। तो जनरली आपके यहाँ फ्रीजिंग हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर, तो QP होगा, QP इक्वल टू डेल्टा एच होता है, हम पहले बता चुके हैं आपको। फिर अगर हम लिखे यहाँ डेल्टा एस सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के लिए अगर लिखो आप, तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन लिखोगे आप बाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिए हम लोग, T नॉट एफ, यहाँ लिखोगे आप T नॉट एफ। उसी तरह से डेल्टा से अगर लिखे हम सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन में फ्रीज कौन हो रहा है, फ्रीज तो सॉल्वेंट ही होगा, तो डेल्टा एच जो फ्यूजन होगा सेम होगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट के लिए डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको हम लोग, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, TF है। अब यहां से आपको मालूम है ये वैल्यू ज्यादा है, तो यहां से बोल सकते हो आप डेल्टा एच फ्यूजन बाय TF इज ग्रेटर देन डेल्टा एच फ्यूजन बाय T नॉट एफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तो सेम, डेल्टा एच फ्यूजन दोनों में सेम, कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू बड़ा कब होगा, जब ये छोटा होगा, मतलब TF इज लेस देन T नॉट एफ। यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा सॉल्वेंट से, TF इज लेस देन T नॉट एफ। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। हाँ जी, तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं इसका कर्व वाला पार्ट, है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा इस तरह से, इस तरफ है आपका टेम्परेचर और इस तरफ है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो कर्व कुछ इस तरह का बनता है, तो यहाँ पहले हम लोग कुछ इस तरह का कर्व है। अब इस कर्व में ध्यान दो कि हम ये बता चुके हैं पहले आपको कि ऊपर वाला कर्व जो है दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड नीचे वाला कर्व है फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो कर्व आपको यहाँ दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। ये कर्व किसके लिए है, फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। और आपको हम बता चुके हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू लिक्विड फेज, है ना। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का बराबर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का देख लो, आपका वेपर प्रेशर कम हो रहा है धीरे धीरे, जब टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, सॉलिड के बराबर हो जाएगा। और वही अगर बात करें सॉल्यूशन वाला काम, तो ये भी कम हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर आके बराबर हो जाएगा आपका सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए, सॉल्वेंट का, है ना। तो T नॉट एफ हो गया, और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो टेम्परेचर मिलेगा आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कर्व से दिख रहा है आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है सॉल्वेंट से, तो ये अपना रहा डेल्टा TF, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, T नॉट एफ माइनस TF, राइट। तो कर्व से भी यहाँ पर आप दिखा सकते हो इस तरह से।
बात करें फार्मूला का, तो मैथमेटिकली क्या आपको मिलता है फार्मूला, रिलेशन अगर बात करें हम डेल्टा टी एफ का, तो बिल्कुल सेम होगा जिस तरह से हम बताए थे आपको डेल्टा टी वी का, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम हो जाएगा, इक्वल टू साइन अगर यहाँ होगा तो कांस्टेंट आएगा के एफ इंटू एम हो जाएगा। इन जनरल अगर आपको लेना है वेंट ऑफ फैक्टर भी यहाँ पर ही, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होगा आई के एफ इंटू एम। दिस इज द फॉर्मूला, जहाँ पर आई वेंट ऑफ फैक्टर है, के एफ दिस इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, और इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, जैसे बताया था आपको केबी के बारे में, उसी तरह से केएफ होगा। स्मॉल एम क्या है, तो स्मॉल एम आपका है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। अब केएफ सिमिलर टू केबी होगा, मतलब डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर, सॉल्वेंट बदलेगा तो केएफ का वैल्यू भी बदलेगा, राइट। तो यहाँ अगर बताया आपको हम केएफ के बारे में, है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से दिस इज, जैसे बताए थे हम आपको यूनिट ऑफ केबी केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा, आप निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले से, है ना। अगर ये आपका केल्विन में है, ठीक है ना, और ये अपना मोल पर केजी में है, तो ये नीचे आएगा, है ना, तो मिल जाएगा आपको यूनिट केल्विन केजी पर मोल। फिर इसका अगर बात करें हम लोग केएफ का वैल्यू क्या होगा, तो जैसे हम बताए थे वैल्यू ऑफ के बी, दिस इज आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, फ्रीजिंग पॉइंट है इसीलिए ये फ्यूजन हो गया, डेल्टा एच फ्यूजन, राइट। बाकी यहाँ पर जो टर्म आपके पास है उसको लिख सकते हो आप नीचे। उसके अलावा डेल्टा एच फ्यूजन जो है दिस इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, एक मोल के लिए, है ना, एक मोल सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। आर तो पता है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी नॉट एफ पता है हम लोग को, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, ये हो गया। और आपको ये भी यहाँ बताए थे हम कि कभी कभी डेल्टा फ्यूजन की जगह में आपको दिया रहता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, पर ग्राम के लिए, तो अगर वैसा है तो यहाँ पर अगर लिख सकते हो आप, है ना। अगर सपोज आपको एल ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, दिस इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट, और ये जनरली आपका दिया रहता है पर ग्राम के लिए। तो अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो क्या करोगे, डेल्टा एच फ्यूजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मोल के लिए है ना डेल्टा एच फ्यूजन, मोलर एक मोल के लिए, और ये अगर 1 ग्राम के लिए है तो क्या करोगे आप, एल जो है आपका फ्यूजन, इसको आप मल्टीप्लाई किसे कर दोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, तो 1 मोल के लिए आपका निकल जाएगा, राइट। तो ये कहीं कहीं पर इसके जगह में ये आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका के एफ का यूनिट क्या होगा, इसका वैल्यू अगर नहीं दिया है तो निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग, तो ये सब आपको मालूम रहेगा तब निकाल पाएंगे हम, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में इसका वैल्यू दिया रहता है, राइट। सो अगर सॉल्व कर इस प्रॉब्लम में, है ना, सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो आप गिवन क्या मालूम है उसको देखो आप, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट तो निकालना है सॉल्यूशन का, मतलब टीएफ निकालना है, सिंबल के साथ आप इस्तेमाल करो, है ना। 28.4 ग्राम सोडियम सल्फेट सोल्यूट रहा, दिस इज WB है 28.4 ग्राम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम है आपको 75% डिसोसिएट कर रहा है। वाटर का मास है दिस इज 200 ग्राम है ना। फिर केएफ मालूम है आपको वाटर का, दिस इज
1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये आपको मालूम है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ देखो आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, आप फार्मूला होगा आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अब यहाँ पर आपको मालूम क्या है, आपको मालूम है के एफ का वैल्यू, एम भी निकल ही जाएगा, मास पता है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का मास पता है ना, तो ये निकल जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन आई कैसे निकालोगे आप, पहले आई निकालो, पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो हम बताए हैं आपको फॉर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन होगा है ना, ये सॉल्ट है अपना सोडियम सल्फेट, डिसोसिएट करेगा वाटर में, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फार्मूला आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, करेक्ट। तो अब यहां पर एन क्या होगा, तो सोडियम सल्फेट अगर डिसोसिएट करेगा तो कितना आयन बनाएगा, इस एक है ना सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है आपके यहाँ पर, कितना बनेगा, ट्वाइस Na प्लस है ना, प्लस सल्फेट आयन, तो 2 और 1 3 बनेगा, तो 1 प्लस 3 माइनस 1, एन का वैल्यू हो जाएगा 3, अल्फा कितना है 75%, तो 75/100, राइट। 1 प्लस 2 हो जाएगा एंड दिस इज 3/4 हो जाएगा, राइट। 1 प्लस 3/2 होगा, दिस इज 5/2 हो जाएगा, करेक्ट। तो आई निकल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूला में पुट करो, फाइंड करो। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है जी, डेल्टा टी एफ पर निकाल लेते हैं हम लोग, आई पता है 5/2, के एफ पता है 1.86, स्मॉल एम क्या होगा, तो स्मॉल एम अगर निकालना है तो सोडियम सल्फेट का मोलर मास क्या होगा, इस पहले निकाल लो आप, इसका मोलर मास क्या होगा, दिस इज 2 into 23 प्लस सल्फेट SO4, दिस इज हो जाएगा 96, ठीक है। कितना आएगा 46 प्लस 96, दिस इज इक्वल टू 142, राइट। तो स्मॉल एम कितना आएगा यहाँ बगल में निकाल लो आप, मोल ऑफ सोल्यूट, तो 28.4 ग्राम है बाई 142, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 200 ग्राम है सॉल्वेंट, केजी में कितना होगा, तो डिवाइड करना होगा 1000 से, कुछ इस तरह से लिख लोगे, 2 0 कैंसिल कर दो इसको आप, यहाँ से पॉइंट हटा दो आप, एक 10 नीचे कर दो, ये भी कैंसिल हो गया, एंड दिस इज ये 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 है, 1 हो जाएगा, 1 मोल पर केजी, तो यहाँ पुट कर दो आप, एम का वैल्यू 1, यहाँ पुट कर दोगे 1, तो दिस वन इज हाउ मच, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को आप, दिस वन इज 9.3/2, डिवाइड कर देना आपको इसको, है 4.65, डेल्टा टी एफ निकल गया। तो अब डेल्टा टी एफ किसके बराबर था, T0F माइनस टी एफ था 4.65, तो यहां से T0F कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, तो वाटर के लिए T0F कितना आएगा जी, 0 डिग्री सेल्सियस वी कैन राइट, या फिर अगर के लिखना कैल्विन में होगा 273 कैल्विन, तो अगर इसका वैल्यू पुट करोगे यहाँ सेल्सियस में तो आंसर सेल्सियस में ही आएगा, अगर पुट करोगे कैल्विन में तो आंसर कैल्विन में आएगा, एज यू विश। अगर यहाँ 0 पुट कर दे हम 0 डिग्री सेल्सियस, तो TF कितना आएगा जी, -4.65 डिग्री सेल्सियस, आप चेंज कर सकते हो कैल्विन में, राइट। आइए सॉल्व करें एक और क्वेश्चन यहाँ पर ही, जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके पास 1 मोलल यूरिया का सॉल्यूशन है ना, यूरिया सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है यूरिया का, है ना, इसको मान लेते हैं ए हम बता रहे हैं, ठीक है, बी बता रहे हैं आपको, 1 मोलल NaCl है ना, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको बताना यहाँ पर यह है कि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है, किसमें से, इसमें बताना आपको है किसका ज्यादा होगा डेल्टा TF, डेल्टा TB
RLVP, TF और TB फ्रीजिंग पॉइंट है ना सॉल्यूशन का, ये आपको बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। तो आपको बताना है किसका वैल्यू ज़्यादा होगा ए और बी में से, है ना। तो अगर हम बात करें फॉर्मूला का डेल्टा TF, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज डेल्टा TF का, दिस इज I इंटू KF इंटू M। उसी तरह से डेल्टा TB क्या होता है, I इंटू KB इंटू M। RLVP क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, NB हो जाएगा बाई Na प्लस NB, जहाँ जहाँ मोल ऑफ सोल्यूट है वहाँ I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है RLVP का, ठीक है। तो आप ये बताओ कि I का वैल्यू क्या होगा जी, यूरिया का, यूरिया के लिए तो I का वैल्यू 1 होगा, लेकिन NaCl के लिए कितना होगा, I का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसमें 2 आयन बनेगा ना, अल्फा नहीं मालूम है तो मान लेंगे हम कि कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा TF किसका ज्यादा होगा, जिसका I ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी सब तो सबके सेम है ना, दोनों का मोलालिटी सेम है, 1m सेम है, KF भी दोनों में वाटर ही है, दोनों का सेम होगा। तो I पे डिपेंड करेगा डेल्टा TF, I जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा TF ज्यादा होगा। I ज्यादा है NaCl का तो B सॉल्यूशन का ज्यादा होगा A से, ये आंसर हो गया। उसी तरह से अगर बात करें हम, यहाँ भी सेम B का ज्यादा हो जाएगा। RLVP भी देखो आप, यहाँ भी I से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जिसका I ज्यादा होगा उसका RLVP ज्यादा होगा, तो फिर से B का ज्यादा हो जाएगा A से। बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ से देखो ये किसके बराबर है जी, यही दिस इज इक्वल टू ना T0F माइनस TF, यही तो होता है आपका डेल्टा TF, राइट। अब जरा यहाँ देख के बताओ कि अगर डेल्टा TF, और इसमें क्या रिलेशन होगा TF में, क्योंकि T0F तो कांस्टेंट अपना है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपका डेल्टा TF में क्या रिलेशन होगा। अगर ये आपका ज्यादा होगा जी, ये तो फिक्स है ना, ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, मतलब रिलेशन दोनों में कैसा है, इनवर्सली का, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यहाँ से बोल सकते हो दैट इज डेल्टा TF और TF में रिलेशन क्या है, इनवर्सली का, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, राइट। तो यहाँ पर ही डेल्टा TF किसका ज्यादा था, B का, इसका मतलब TF किसका ज्यादा होगा, A का। फिर बात करें हम TB क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसका ज्यादा होगा, तो फिर से यहाँ देखो डेल्टा TB, दिस इज TB माइनस T0B। यहाँ अगर चेक करो आप तो अपना T0B तो कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स, इस पे और इस पे क्या रिलेशन है, अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब जिसका ज्यादा होगा डेल्टा TB उसका TB भी ज्यादा रहा होगा, मतलब B का ज्यादा होगा। तो दिस इज आवर आंसर।